Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to lab number 11 of Lika. अच्छा, आज हम पढ़ेंगे अबाउट वाइन ब्रिज ऑसिलेटर्स. ओके, वाइन ब्रिज ऑसिलेटर्स क्या होते हैं और वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं और उन्हें कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी यूजेज के मुताबिक. ठीक है. अच्छा, अब आपने इस प्री लैब सेक्शन में इस सवाल का जवाब देना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स दैट कैन बी मेड यूजिंग वन और टू ऑप एम्प्स. ठीक है. We've already been through it. You guys know it. Say it. याद रहे, we are talking about oscillators, okay? Not filters. So you guys will have to work your way around कि हम दो op amps या एक op amp यूज करके कितने टाइप के ऑसिलेटर्स बना सकते हैं. ठीक है. अच्छा, नाउ वाइन ब्रिज ऑसिलेटर जो है वो हमारा एक तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के सर्किट की तरह. ओके, व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट आपका कुछ इस तरह का दिखता है. नाउ यू guys may have used it in your LCA, you guys may have used it in your ENA. ठीक है. So wheat stone bridge basically use होता था resistance find out करने के लिए, if you do not the resistance of a typical resistor or something. Now वाइन ब्रिज इज एन ऑसिलेटर. ओके. आपके जो कन्वेंशनल एलसी सर्किट्स होते हैं विच आर योर इंडक्टर एंड कैपेसिटिव सर्किट्स, उनके मुकाबले में जो वाइन ब्रिज ऑसिलेटर है उसमें बेसिकली आपके पास एक अच्छी स्टेबिलिटी आती है. ठीक है. उसके इसमें एक अच्छा खासा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का हमारे पास बैंडविड्थ होता है. ठीक है. डिस्टॉर्शन इसमें कम होती है और इसकी ट्यूनिंग बहुत आसान होती है. ठीक है. So that is why it is like the most commonly used audio frequency oscillator. Audio frequency oscillators are basically, uh, systems or circuits that are generating audio frequencies. ठीक है. जो कि एक इंसान की हियरिंग में आ सकते हैं, जो कि उस बैंडविड्थ में आती हैं. सो वेन ब्रिज ऑसिलेटर जो है उसमें आपके पास आरसी सर्किट्स यूज होते हैं. ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है. ठीक है. बिकॉज इसमें दो कैपेसिटर्स हैं. नो so that is why we are going calling it the second order system. अच्छा, so वाइन ब्रिज ऑसिलेटर्स की कुछ खासियत मैंने आपको बता दी कि इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है बनस्बत दूसरे ऑसिलेटर्स के, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. और अदर देन दैट एलसी सर्किट्स जो होते हैं, जो कि दे कंसिस्ट ऑफ इंडक्टेंस एज वेल, उनके मुकाबले में भी दिस इज इवन कॉस्ट इफेक्टिव एंड इवन बेटर स्टेबिलिटी एंड हैज वेरी लो डिस्टॉर्शन. ठीक है. अदर देन दैट आपके पास ऑब्वियसली you only need to change your resistance in order to have different sorts of frequencies. Okay. So like you can easily tune this. आपके जो गाड़ी के रेडियोस में आपके पास जो लगा हुआ होता है, that is a वाइन ब्रिज ऑसिलेटर. आपकी क्या कहते हैं, नॉइज फिल्टरिंग जो कर रहा होता है, that is a वाइन ब्रिज ऑसिलेटर. ठीक है. जो कि इनकमिंग सिग्नल्स को उसमें से कैरियर सिग्नल को हटाता है, डीमॉड्यूलेशन करता है. ठीक है. So there are a lot of applications for Wine Bridge oscillators. So Wine Bridge oscillator को पहचानने की तरीका, टेस्ट करने का तरीका ये होता है कि अगर आप उसमें कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करते, ठीक है, इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करते, वो एक सर्टेन कंटिन्यूस आउटपुट ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है. ठीक है. एक सर्टेन साइन वेव प्रोड्यूस करता है. कोई भी किसी भी तरीके की जो है वो एक क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, एक वेव जनरेट कर रहा होगा कंटिन्यूसली.
if not disturbed by an external input or the resistance, internal resistances. Now, वाइन ब्रिज ऑसिलेटर जैसे कि मैंने बताया इसके पास अच्छा खासा बैंडविड्थ होता है। हम लोग एक बहुत बड़ी रेंज की फ्रीक्वेंसीज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि इसका वोल्टेज गेन जो है, जो हम लोग अब तक गेन्स एंड ऑल दैट स्टफ पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका जो गेन है वो जब तक 3 से बड़ा नहीं होगा, सही है, जब तक यू डोंट हैव अ गेन ऑफ 3 तब तक ये वाइन ब्रिज ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसीज है वो जनरेट नहीं होंगी, सही है। अच्छा, now you can use it with a non-inverting amplifier, you can also use it with an inverting amplifier, okay। और अच्छा, आपके पास इसमें जो RC सर्किट्स हैं वो दोनों आइडेंटिकल होंगे। जो भी वैल्यू आपकी इस रेजिस्टर की होगी, या मैं यहाँ पे ये बनाया हुआ है, तो यू कैन सी कि हमारे पास दो सर्किट्स हैं। एक ये RC सर्किट है विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इन सीरीज विद दिस RNC। नाउ इन दोनों की वैल्यूज मस्ट बी आइडेंटिकल। this R are equal, this C and this C are equal। सही है, ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगी, दोनों कैपेसिटेंस इक्वल होंगे। इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूँ। ओके, नाउ आपने ये देख लिया। अच्छा, अब इनपुट रेजिस्टेंस जो इस सर्किट की है वो हमेशा आरसी सर्किट, आरसी नेटवर्क जो हमारा बना हुआ है उससे ज्यादा होगी। सी आरसी नेटवर्क हमारा ये है जो नॉन इन्वर्टिंग पे जो कनेक्ट हुआ हुआ है, दैट इज आवर आरसी सर्किट। दिस इज आवर इनपुट सिग्नल। सी इनपुट सर्किट, इनपुट सर्किट के जो रेजिस्टेंस है दे शुड ऑलवेज बी लार्जर देन योर आरसी, ठीक है। तो इससे होगा कि आपके आरसी सर्किट्स जो हैं वो ओवरलोड नहीं होंगे। एंड अनदर थिंग इज दैट कि आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो भी लो होनी चाहिए, ताकि जब आप एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई करें तो वो भी मिनिमलाइज्ड हो, मिनिमल हो। ओके, अच्छा, नाउ तो दिस इज ओके। नाउ आपको एम्पलीट्यूड स्टेबलाइजेशन भी आप कर सकते हैं फीडबैक डायोड्स यूज करते हुए, ठीक है। सो उसमें जो है आपकी जो फिर भी अगर जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो ऑसिलेशंस हैं वो जनरेट होती रहेंगी, फीडबैक डायोड्स जो हैं वो आपके एम्पलीट्यूड को स्टेबलाइज करते रहेंगे। नाउ नीचे आते हैं कैलकुलेशंस की तरफ, ठीक है। नाउ अब आप लोगों को एक मैंने सिनेरियो दिया है यहाँ पे कि लेट्स सपोज आपके पास एक वैन ब्रिज ऑसिलेटर है जो कि जिससे मुझे रिक्वायर्ड है कि वो 5200 हर्ट्ज या 5.2 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करे, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस R1 एंड R2 और C1 एंड C2 जो है वो दोनों सेम होंगे। और अगर आप क्या कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करते हुए इसे सर्किट को बेस करें, तो आपको ये बताना है कि मिनिमम वैल्यूज गेन रेजिस्टर्स की क्या होगी कि हमारी जो ऑसिलेशंस हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। ओके, नाउ आपको फिर इन दी एंड रिजल्टिंग सर्किट बनाना होगा। नाउ हम लोग यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इधर आते हैं। एज वी नो के R1 और R2 और C1 और C2 इक्वल होंगे, ठीक है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 5200 हर्ट्ज की। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर आवर फ्रीक्वेंसी विच इज FR is equals to 1 upon 2 pi RC, where F is our frequency, R is our resistance, and C is capacitance. Now, कैपेसिटर का एक बड़ा इशू होता है हमारे पास यहाँ पे, कि कैपेसिटर हमारे पास बहुत यू नो एक तो ऑब्वियसली दे आर एक्सपेंसिव देन रेजिस्टेंस,
एंड ऑल्सो सिंस दे आर रिएक्टिव कंपोनेंट्स, तो उनके दूसरे भी मसले मसाइल जो हैं वो इनपुट होते हैं, अदर कंडीशंस जो हैं वो इफेक्ट करती हैं। सो कैपेसिटर बहुत हमारे पास एक ऑप्शन जो है उसका थिन होता है। हालांकि अगर रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं, इट इज अ पैसिव कंपोनेंट एंड जस्ट resistor. So we have a wide range of varieties in resistances. We can keep any type of resistance we want. So यहाँ पे 5200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम इनपुट करेंगे। कैपेसिटेंस वी विल गो फॉर 4.7 माइक्रोफैरड, या आप लोगों को जो मर्जी कैपेसिटेंस आप रखें, जो भी अवेलेबल हो आपके पास, and calculate the resistance that is required, okay, to generate a frequency of 5200 hertz or 5.2 kilohertz. You will find out your resistance once. So ये resistance obviously R1 and R2 दोनों है. In my case it's R2 and R3. Nevertheless I can change it. I'll have to change this anyway, just I'm okay with it. So R1 and R2 जो है वो हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे, which will be equal. मैंने एक रैंडम फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की थी और उसमें मैंने सारी कैलकुलेशंस की थी with 4.7 microfarads of capacitance. So मेरा जो resistance है that came around 15 ohms. So I'm gonna keep these 15 ohms here. एंड दूसरी चीज अबाउट आवर गेन, कि हमारा गेन, वी शुड हैव अ गेन ऑफ 3 और मोर, ओके. So that is our formula 1 plus R3 upon R4. Now do not make a mistake here. This is your R3 जो कि आपके पैरेलल लगा हुआ है, ठीक है. इस डायग्राम को देखते हुए गैस मत करना कि ये R1 है तो ये R3 होगा, या ये R2 है तो ये R4 होगा. नो, एग्जैक्टली आपके जो फीडबैक रेजिस्टर है, जो फीडबैक रेजिस्टेंस है ऑन योर इन्वर्टिंग इनपुट, that is your R3, okay, and this is your R1, sorry R4, जो कि ग्राउंड हुआ हुआ है. सो R3 एंड R4. नाउ R3 एंड R4 को यूज करते हुए आपने गेन फाइंड आउट करना है, ठीक है. कि आपने 3 का गेन रखना है या 3 से ज़्यादा का गेन रखना है. इन माई केस मैंने तकरीबन 6 का गेन रखा है, ठीक है. सो उसके लिए मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट की कि मुझे क्या क्या वैल्यूज़ रखनी है. So in my case I got around 5k and 1k, ठीक है. So मैंने वो वैल्यूज अपनी रख दी. I got a gain of 6. Now that is okay with me because I wanted a gain of 3 or more. Now in your case आप लोगों के पास 5200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी गिवन है और आप लोगों के पास जो गेन है वो आपने 3.1 का रखना है, ओके. नियर टू 3 रखना है, 3 से ज्यादा रखना है लेकिन नियर टू 3, 3.1, 3.2, 3.5, एनीथिंग लाइक दैट से. और रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटेंस सारी फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है. और देन आपने इसमें जो है वो अप्लाई करना है अपना सिस्टम. उसे एक बार आप रन करेंगे, जैसे मैं अभी रन करने लगा हूँ, ठीक है. इफ देखो ये अगर फ्रीक्वेंसी के रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुई है एज कम्पेयर टू दिस, it won't work, okay. You will get a straight line, you won't get an output. Now this resistance should be bigger than this, so we can have a gain of 3 or more for this frequency to work. And also ये जो resistance है, you need to calculate these according to your frequency. Now of course यहाँ पर मैं जो है इसे रिप्लेस कर सकता हूँ. Okay, replace by a component. I can go for variable resistance, and variable resistance of I'll go for 50 something, and the same I will do with this.
variable resistance of 50. Okay, so yeah, I think we're good to go here. All right. So this is our variable resistance here, ताकि मैं इस इन frequencies को change कर सकूं whenever I want. इसी मैं frequency जैसे जैसे resistance को change कर रहा हूँ. Now ये important है कि आप दोनों frequency दोनों resistances को same रखें, ठीक है? Because that is the part of the whole deal here. Resistance कम करता हूँ, so you know हमारा amplitude जो है वो गिर रहा है, and also our frequency increases. Yeah. So there you go. That's your lab. मैं तुम लोगों को ये भी check करा देता हूँ. I'm gonna save it. Okay. If I keep this around 5k and this also 5k. Now ये दोनों resistance जब same है, so we're getting a gain of 1, around 1. Let's see what happens. There you go. You get nothing. You don't get any output here. So it's important that you have a gain of 3 or more. Okay, that's the end of it. Now अच्छा, आपने अब यही सर्किट दोबारा से अप्लाई करना है. आपने पावर सप्लाई देनी है ±10 वोल्ट्स की, और V नॉट जो है वो आपने ऑब्जर्व करना है एट द ऑसिलोस्कोप. फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड आप लोग फाइंड आउट करेंगे. स्नैपशॉट लेना है पूरे सिमुलेशन रिजल्ट का और आपके स्कीमेटिक का, एंड अटैच इट विद दिस लैब. Alright, so that's all for this lab. If you guys have any question, comment down below, and also you can reach me on our WhatsApp group for Lika. So that's it then. Good luck, take care, and Allah Hafiz.